नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। यह मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह तय किया गया है। देखिए रिपोर्ट। तो यूपी में आखिरकार बीजेपी के घर के भीतर फिर से नई सियासी जंग का आगाज हो गया है। इस बार ये जंग आपसी जंग नहीं, बल्कि उपचुनाव में दांव पर लगी साख के साथ पार्टी के भीतर अपनी खुद की अहमियत और सियासी कद को साबित करने की चुनौती से जुड़ी है। और ऐसे में उपचुनाव आते आते राजनीतिक गलियारों में मचे सारे बवंडर शांत कर अब बीजेपी संगठन और सरकार हम साथ साथ है वाला राग गुनगुना रहे हैं। जी हाँ, इस नई तस्वीर से जितनी हैरानी यूपी की जनता को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा विपक्षी खेमे में हलचल तय है, क्योंकि अखिलेश के मानसून ऑफर खेल से पहले ही एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान ने खेला कर दिया। दरअसल हमेशा की तरह चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने यूपी उपचुनाव से पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सारी तल्खियों को दूर कर चुनावी मिशन पर चढ़ाई कर दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने कमान संभालते हुए सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठा 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सबके नाम कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा के लिए जैकपॉट बनी और बीजेपी के लिए फजीहत का कारण बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटेंगे। अखिलेश के चहेते अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है, जिस पर बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी साख और नाक की लड़ाई लड़ते नजर आने वाले हैं। साथ ही अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी मजबूती के चलते अयोध्या दौरे की शुरुआत भी सीएम योगी कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मजवा की जिम्मेदारी दी गई, जिन पर कमल खिलाना डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी हो। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खाते में आई है सीसामऊ और करहल की सीट। सपा के पाले से इन सीटों को खींच कर लाने का कमाल डिप्टी सीएम को करना है, क्योंकि अखिलेश की करहल और कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की नब्ज टटोल चुके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास पश्चिमी यूपी की मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी है, जिस पर समीक्षा के बाद क्या बदलाव कर पाती है बीजेपी, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर बीजेपी परिवार में कहासुनी दूर कर सीटों का बंटवारा तो हो गया और सुखी परिवार की तस्वीर भी सामने आ गई, जिसके बाद कईयों के सपनों की तस्वीर पर पानी फिर गया। मगर बड़ा सवाल यह है, क्या जनता को भी भाता है या फिर चुनावी सुरताल का बैंड बच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना को इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना देश में तख्ता पलटने के बाद सीधे भारत का रुख किया उन्होंने, जिसके साथ ही सियासी पारा भी हाई। सुनिए कुछ राजनीतिक बयान। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस हो। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interests that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may
calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, I think it's a good step that the External Affairs Ministers who have been briefing all party leaders. We welcome that move on part of the External Affairs Minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interest. देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अभी स्थिति है, वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन, मिलिट्री भी जो है, उनका सपोर्ट ज्यादा है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। देश की हालत देखिए, इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब आज रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में भारी सियासी उबाल और बवाल के बीच सोमवार यानी 5 अगस्त को तब तक पलट हो गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि देश भी छोड़ दिया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की घटना पर बयान दिया है। जयशंकर ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को भी भारत की प्राथमिकता बताया। इसी मुद्दे पर जो राजनीतिक बयान सामने आए हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं। वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है, इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहाँ का आदमी का बचाना। देखिए, लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, कम कम दक्षिण एशिया में हमने देखा है कि जब इस तरह से सेनाध्यक्ष राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो लोकतंत्र जल्दी से वापस नहीं आता है। तो उस हालात में भी मुझे लगता है कि एक तरह से अस्थिरता बनी रहेगी। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में
किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। ये बांग्लादेश इशू बहुत सेंसिटिव इशू है और पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी जी का, हम लोगों का जो स्टैंड है, ये बांग्लादेश के साथ भारत का और स्पेशली बंगाल का बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा हिस्ट्री, हमारा लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर सब मिलकर हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है। हम सब लोग ये प्रेयर करते हैं बांग्लादेश में शांति और नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश के सभी लोकसभा सांसदों के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उत्तराखंड में विशेष रूप से केदार घाटी में आई आपदा पर चर्चा कर घटना की जानकारी दी। सांसद बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। बलूनी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था वहां के पर्यटन पर निर्भर करती है और हमारे स्थानीय लोग और छोटे बड़े सभी व्यापारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदार घाटी और रामनगर के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सड़क मार्ग बाधित है। बलूनी ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री से आने जाने वाले रास्तों के साथ साथ आपदा संवेदनशील जगहों का समाधान करने का अनुरोध किया है। ऐसा है कि जिस तरह से आप सब लोगों की जानकारी में है कि हमारे यहाँ केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई है और बहुत राजमार्गों को भी नुकसान हुआ है। उस सब को लेकर आज उत्तराखंड के सभी सांसदों ने, जिसमें कि हमारे यहाँ से जो राज्य मंत्री हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट में श्री अजय टम्टा जी, वह भी थे, और हम पांचों लोगों ने मंत्री जी से मुलाकात की और उनको अवगत कराया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो यात्रा मार्ग है वो कई जगह पर बाधित हो गया है। बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जाना चाहते हैं, अपने दर्शन के लिए भी जाना चाहते हैं, वह भी रुके हुए। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ की आर्थिकी और पूरी यात्रा से जुड़ी है। बहुत जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, जो ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। तो हमने आग्रह किया कि इस मार्ग को जल्दी से ठीक किया जाए। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जैसी मौसम साथ देता है हम जल्दी से जल्दी इस मार्गों को ठीक करेंगे। इसके साथ ही सभी सांसदों ने, जहां उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, उसके भी कुछ स्थायी हल के बारे में बात हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ विदेशों से जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लाने की तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार से जहां पर लैंडस्लाइड रोकने संभव ही नहीं है, वहां पर किस प्रकार से टनल बनाई जा सकती है। एक आर्टिफिशियल टनल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से बना के उसको करके वहां मार्गों को लंबे समय तक दुरुस्त रखा जाए। इस तरह की चर्चा हुई है। हम उनके बहुत आभारी हैं कि जल्दी से अगर हमारी यात्रा चालू होगी तो वापस यात्रा शुरू होगी तो जो हमारा व्यवसाय है और हमारे जो श्रद्धालुओं का आना है वो दोबारा से उसी गति से खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर मंगलवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने या कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगने वाले टैक्स से सरकार को 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2023-24 के दौरान 8,263 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने यानी कि सरकार ने
हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। तो फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इस परीक्षा के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। यूपी पुलिस पेपर लीक की घटना ने सभी को परेशान कर दिया था। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को फिर से आयोजित की जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को बिल्कुल ठीक तरह से आयोजित करवाने के लिए खास तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जरूरी नोटिस भी जारी किया है। इसमें एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर लोगों से पेपर लीक परीक्षा में नकल सॉल्वर गैंग से जुड़ी जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। अगर इन बातों की जानकारी पहले से मिल जाएगी तो बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा। तो वहीं वाराणसी में बड़ा हादसा हो गया और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान गिर गए। इसमें एक की मौत और 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंडलायुक्त से दूरभाष पर यानी फोन पर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री द्वारा रात्रि में गिरे दोनों मकान में रह रहे सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी, दुर्घटना में मृत हुई महिला के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री द्वारा मंडलायुक्त को घायल सभी 9 लोगों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है और अभी मुख्य हम लोगों का उद्देश्य पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों का इलाज कराना और जो मलबा बचा है उसमें भी अभी हम लोगों को देखना है कि कोई सर्च ऑपरेशन चला के अपने डॉग स्क्वाड के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति से नहीं। क्या रेस्क्यू मिशन खत्म हो गया सर? क्या नहीं, अभी फाइनल सर्च रह गई है, लेकिन जो जानकारी हमको इस मकान में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा दी गई तो उनके दृष्टिकोण से सभी लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। लेकिन किसी भी ऑपरेशन को फिनिश करने से पहले एक फाइनल सर्च की जाती है। हमारा डॉग स्क्वाड है और जो हमारे यहाँ पर टेक्निकल लोग हैं हमारे, वो सब इसको रेस्क्यू करेंगे, सॉरी फाइनल सर्च करेंगे, उसके बाद फिर सर क्या क्या प्रोसीजर रहे हैं जिसके तहत आपने इसको सक्सेसफुली डन किया? देखिए कि जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि विक्टिम को लोकेट करना। तो इसमें हमको जो इस मकान में रह रहे थे वो स्वयं निकलकर पहले से आ चुके थे हमारे पहुंचने से पहले, तो उनके द्वारा हमको जो लोकेशन बताई गई उससे हमको काफ़ी मदद मिली। फिर हमने वहाँ देखा कि उन तक बिना किसी नुकसान किए हुए जो लोग फंसे हुए हैं, तो जो हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और जो मेडिकल टेक्निक्स हैं कि अगर उनको वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता है या उनको और स्टेबल करने की आवश्यकता है तो हमारी यहाँ मेडिकल टीम भी थी। तो वहीं बांग्लादेश में सरकार के तख्ता पलट होने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं और मंदिरों पर शुरू हुए हमलों को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह से देश नहीं चला करते हैं। जो अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ दे या उनके ऊपर जुल्म करे, उसके लिए हम केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और वहां के हिंदुओं की हिफाजत की गारंटी लें। देखिए, बांग्लादेश के बहुत अफसोसनाक हालात हुए हैं। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। हमने ही 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और शेख हसीना साहिबा मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बांग्लादेश की बुनियादें रखी।
रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स का वहां पे हुआ वो 4% था, बाकी 3% वैसा रिजर्वेशन था, लेकिन 93 या 94% तो वहाँ अनारक्षित है। मेरिट के बेसिस पे वहां पे नौकरियां दी जाती हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा बवाल हो गया, इसके पीछे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है उसको भी हम सबको सोचना पड़ेगा, और सरकारों को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। जब जनता सड़कों पर उतर आए, अभी आपने देखा पिछले साल श्रीलंका में भी यही हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भी इसी तरह के सारे हालात पैदा कर दिए। तो सरकार को ज्यादा ना तो रिजिड होना चाहिए, जो जनता के सेंटिमेंट्स उसको समझना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ वो बुरा हुआ, और हम तो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं कि जो भी वहां पे सरकार बने वो हिंदुस्तान के मित्र सरकार बने, ताकि हमारे उनके ताल्लुकात कायम रहे। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले के हथगाम खागा रोड पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बदमाशों के पास से कुछ तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से यह खबर है, जहां ग्रामीणों का यह आरोप है कि विकासखंड महोली के चबा बेगमपुर गांव में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अंत्योष्टि स्थल से लेकर हर घर जल अमृत योजना, सीसी सड़क में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। प्रधान और अधिकारियों की साठगांठ के चलते सभी निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी के हो रहे हैं, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। तो वहीं बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग के फ्रीजर में दवा की जगह शराब की बोतल रखी हुई मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थरपा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां वैक्सीन रखने के लिए फ्रीजर मंगवाया गया था, लेकिन फ्रीजर में वैक्सीन की जगह शराब की बोतलें रखी गई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सहारनपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सन्नी वक्फ बोर्ड का घेराव किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि अगर हमारी बातों को नहीं माना तो अध्यक्ष की कुर्सी पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठेंगे। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे और वक्फ बोर्ड पर ताला लगाने का काम करेंगे। चला रहे हैं, मैं उसके बारे में अध्यक्ष जी वहीं अमेठी में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पूर्व फौजी को लाठी डंडों से और धारदार हथियार से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने फौजी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी के पैर में हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा हैदर अली को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हफ्ते भर के अंदर एंटी करप्शन टीम की यह दूसरी कामयाबी है। तेजी बाजार थाने का दरोगा हैदर अली जेसीबी मालिक से 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जिसे मौके पर एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया और दरोगा को बदलापुर थाना ले गई, जहां दरोगा के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बस्ती में भी एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए चकबंदी विभाग के कानूनगो को गिरफ्तार किया है। जिले के चकबंदी ऑफिस के बगल में चाय की दुकान में एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो राकेश सिंह को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कानूनगो राकेश सिंह को एंटी करप्शन की टीम कोतवाली ले गई, जहां कानूनगो राकेश सिंह के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने वाले जामताड़ा झारखंड के रहने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रीन गैस और इंद्रप्रस्थ गैस कनेक्शन धारक और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के धारकों में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।